नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं बजट उम्मीदें प्रॉपर्टी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो बजट अब आ ही रहा है और जैसा कि नाम है बजट की उम्मीदें, तो हर साल जब बजट आता है तो हम उससे उम्मीदें ज़रूर लगाते हैं कि क्या अनाउंसमेंट होने जा रही है। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक सब बजट को देखते हैं उन चीज़ों के लिए जिससे शायद आगे चलते हुए चीज़ों में परिवर्तन आए, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आए, क्योंकि ये है बजट। जैसे घर का बजट वैसे देश का बजट। तो चलिए इस बार रियल एस्टेट मार्केट को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, वो आज जानने की कोशिश होगी और उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं निरंजन हीरानंदानी साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं नरेडको के। हमारे साथ हैं हर्षवर्धन पटोदिया जी, जो कि प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल के, और साथ है गुलाम जिया साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नाइट रैंक इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। निरंजन जी, क्या बोलें, जैसा रियल एस्टेट मार्केट पिछले 1-1.5 साल में रहा है, इस साल क्या बजट से कोई उम्मीदें नहीं है या उम्मीद रखी जाए कोई? अब विपिन जी, देश पे और दिल में तो उम्मीद होते ही है, क्योंकि हम समझते हैं कि अब ये 2023 के जो बजट है वो मेरे अंदाज से एक अलग ही बजट होगा, क्योंकि लोगों के हित में ये काम और जो तरक्की हम करना चाहते हैं, तो शायद हम सोच रहे हैं कि कैसे ये 6.5% जो जीडीपी का ग्रोथ है उसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों की उम्मीद भी पूरी कर दें। तो मेरे अंदाज से ये बजट एक परिवर्तन बजट रहेगा और उसके लिए हम सब इसमें काफी उम्मीदें रखते हैं। स्टार्टिंग जो हम करना चाहते हैं वो एक अलग बात है। आज की तारीख में देखें तो बहुत से जो राहतें दिए हैं वो इंडिविजुअल्स को दिए और बहुत कम डेवलपर्स को दिए। और जो आज छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए आज फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो टाउनशिप्स हम बनाते हैं उसमें हमें काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडिंग नहीं मिलते। तो हम ये एक पहले उम्मीद ये डेवलपर रख रहे हैं कि आज की तारीख में रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, जैसे रोड्स, रेलवेज, और उसको दिया जाए तो फंडिंग की जो आपत्ति हो रही है वो नहीं होगा। तो दैट इज द फर्स्ट फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, ये हम उम्मीद जरूर रखते हैं। ये एक स्टार्टिंग गिना जाए। और इंडिविजुअल जो है वो हम देखा जाए तो वो देख रहे हैं कि जैसे होम लोन्स है, 12 साल पहले वो टैक्स डिडक्शन था वो 2 लाख रुपया किया है, और उसके बाद काफी इन्फ्लेशन रहा है, इन ब्याज के रेट भी बढ़ गए हैं। ओवरऑल देखा जाए कि जो फ्लैट के कॉस्ट है ज्यादा है, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स के लिए ये टैक्स डिडक्शन 2 लाख का जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन होके 5 लाख इंटरेस्ट के ऊपर दिया जाए। एक ये स्टार्टिंग उम्मीद पे रखा। चलिए, तो 2 चीजें यहाँ पर, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त हो इंडस्ट्री को, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 2 लाख रुपए तक का था वो 5 लाख तक का हो, ताकि थोड़ी आम व्यक्ति को वो राहत महसूस हो जब वो घर खरीदने जा रहा है। और उसके बाद भी हर्ष जी, आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक तो मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, तमाम इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बावजूद भी अभी 3-4 महीने हो गए, इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर की तरफ है, लेकिन लोगों की घर खरीदारी जारी है। पर ऐसा नहीं होगा शायद कि आगे चलते हुए भी ऐसा ही रहे, प्लस थोड़ा महंगाई और तमाम दूसरी चीज़ों का भी मुद्दे रहेंगे। किस एंड पे आप ज़्यादा रिलीफ चाहते हैं, इंडस्ट्री के एंड पे या आम खरीदार के एंड पे? विपिन जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। देखिए, रियल एस्टेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आज की दिन इकोनॉमी के लिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्लस रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसमें मैं अपने जो एक्सपेक्टेशंस है इसको 2 तरफ ब्रेकअप करना चाहता हूं, फ्रॉम आवर कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इज अ कंसर्न। तो इसमें फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये चाहते हैं कि एफडीआई फंडिंग और थोड़ा इजी किया जाए फॉर नॉट ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, फॉर projects in general, so that cheap credit is available for the developers. Secondly, affordable housing का जो definition है उसको तो harmonize करने की जरूरत है। अभी जो definition है 60 square meters carpet area in metro, 90 square meters carpet area non metros with a limit of 45 lakhs.
ये जो लिमिट है ये क्या है कि रैशनलाइज करनी पड़ेगी, बिकॉज हर मेट्रो में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे माल बिकता है. लाइक बॉम्बे कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पूना और कैलकाटा. So this has to be done, and we are requesting the government to look at ये अफोर्डेबल हाउसिंग की लिमिट है जो 90 स्क्वायर मीटर इन मेट्रो, 120 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रो की जाए. सेकेंडली, हम लोग ये चाहते हैं कि लॉन्ग नोशनल इनकम ऑन इन्वेंट्री जो है वो सेक्शन 23(5) को हटाया जाए. फिर हम अपने कस्टमर लोग के लिए ये चाहते हैं कि like Niranjan bhai ने कहा, deduction of home loan interest from currently 2 lakhs to 5 lakhs. Then we are requesting the government to promote rental housing by exempting rental income up to 20 lakhs free from tax. Plus एक housing loan का जो repayment है वो section 80C में 1.5 लाख का लिमिट है, उसको भी हम चाह रहे हैं कि 5 लाख हो जाए. और तीसरी लास्ट पॉइंट इज दैट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अभी 20% है उसको 10% किया जाए, और होल्डिंग पीरियड लाइक अदर एसेट्स में 12 महीना तो इसका भी 12 महीना किया जाए. दीज आर आवर बेसिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट विद द इंडस्ट्री रिक्वेस्ट टू बूस्ट दिस सेक्टर सो दैट वी कैन अचीव द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. चलिए ठीक है, तो ये भी काफ़ी सारी डिमांड जिसमें इंडस्ट्री की भी डिमांड शामिल और कस्टमर साइड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि रियल एस्टेट के लिहाज से, और एक दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी काफ़ी चर्चा चल रही है जो शेयर मार्केट के लिहाज से, उसको भी थोड़ा आगे कनेक्ट करेंगे क्योंकि उसका भी एक कनेक्शन है. पर गुलाम साहब देखिए, ये इंडस्ट्री की डिमांड है, इसमें से कुछ डिमांड है जो पहले से चली आ रही हैं, कुछ मौजूद डिमांड है. लेकिन अब वित्त मंत्री से कैसे देखेंगी? एक तरफ वो ये देखें कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है तो मैं तो दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे दूं, इनके लिए तो ठीक ही चल रहा है इस समय, या फिर उन्हें लगेगा कि ये ठीक चल रहा है लेकिन इसे हमेशा आगे भी ठीक चलाते रहे. बहुत समय बाद इस तरह का मौका आया और हम सब जानते हैं कि ये इंडस्ट्री और तमाम दूसरी जगह रोजगार देती है और इससे जीडीपी में भी एक बड़ा पोर्शन आता है, तो वो चाहेंगी कि नहीं ये चीज़ किसी और कारण से, चाहे वो महंगाई हो चाहे ऊंची ब्याज दरें हो, थमे ना ये सिलसिला. क्या पर्सपेक्टिव रह सकता है? देखिए, एक चीज जिसकी हम पिछले कई साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो ये है कि गवर्नमेंट ने पिछले सालों में, कम से कम मैं पिछले 4-5 साल का तो जिक्र जरूर करना चाहूंगा, बहुत सारी स्कीम्स सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, इस सेक्टर को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने, क्योंकि शायद 4 साल पहले ये तकरीबन मरीजों वाली कैफियत में आ चुका था सेक्टर, इसे दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं. इसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये बात तो दुरुस्त है. इसके अलावा जो कुछ भी हमारे ब्रदरन डेवलपर फ्रेटर्निटी की तरफ से जो बार बार जो डिमांड्स आते रहते हैं, जाहिर सी बात है वो सेक्टर को और फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए है. लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि इम्पैक्ट स्टडी तो हो कि इतना सब हुआ है, उसके कारण क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स में, सप्लाई साइड सेंटिमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं. हर उस इंप्रूवमेंट को लेके, हर जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं आई हैं उनको लेके इम्पैक्ट क्या हुआ है, उसका कुछ असेसमेंट आज भी मैं कहीं पे भी नहीं पाता. हम भी कोशिश करते हैं किसी तरह इस इम्पैक्ट असेसमेंट को करने के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है. तो गवर्नमेंट की तरफ से ये कंसर्न तो रहता है कि इतनी सारी सुविधाएं दी गई हैं, उसका इम्पैक्ट तो कोई बताए कि इंडस्ट्री पर, कंज्यूमर पर, डेवलपर पर क्या इम्पैक्ट हुए हैं. वो सब, उसका कोई स्टडी करके एनालिटिकल अप्रोच अब तक नहीं यूज किया गया है. और गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज की तरफ से ये एक हमेशा कंसर्न दिखाया गया है कि आप बहुत कुछ डिमांड तो करते हो, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, आपको क्या सहूलतें, उसकी वजह से आपको क्या मैदान कितना क्लीन हुआ, कितना इंडस्ट्री सुधरी, उसकी कैफियत कोई बता नहीं पा रहा है. वो करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सही बात है जो आपने एक लंबी डिमांड, जो दोनों भी हमारे डेवलपर्स की तरफ से, हमारे दोनों कलीग्स की तरफ से एक बड़ा लिस्ट है. ये लिस्ट तकरीबन सालों साल से चली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ अगर इम्पैक्ट स्टडी की जाए, इम्पैक्ट असेसमेंट का कुछ एक ब्यौरा लिया जाए और ऑल्सो फिर मिनिस्टर्स के सामने बैठा जाए कि भाई आपने ये किया है, 1 2 4 5 चीजें हुई हैं, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट है, हम ये चाहते हैं और उसकी वजह से ये फर्दर इम्पैक्ट होने हैं. एक चीज तो है कि सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशन बताई जाए, और दूसरा ये अंदाजा अगर अपनाया जाए कि इनके साथ क्या क्या हमें इन सुविधाओं से क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पर कितना होगा, बायर पर कितना होगा. वो इम्पैक्ट असेसमेंट एक बार मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि अब सीरियसली किया जाए, एनालिटिकली किया जाए और उसे एनालाइज करके सेक्टर्स के सामने लाया जाए.
लगता है कि ये हो भी रहा, क्योंकि दोनों इंडस्ट्री लीडर्स हमारे साथ हैं। निरंजन जी से हम एक आइडिया ले लेते हैं। सर, जो गुलाम साहब कह रहे हैं, तो आई थिंक जब आप लोग अपनी डिमांड्स भेजते होंगे या रूबरू आपकी बातचीत होती होगी, तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती होगी और उसका कुछ ना कुछ ब्यौरा भी आप लोग देते जरूर होंगे। विपिन जी, बात सही है, हम तो डिमांड करते रहते हैं, लेकिन हमें इसका इफेक्ट, जो अंदाजा गुलाम जी के पूछे ना, उसका भी जवाब हमको देना ही है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो वित्त मंत्री को भी एक बैलेंस बजट करने की आवश्यकता है। हम इसमें इसकी जवाब में गुलाम जी को मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। आज की तारीख में आप देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ है 6.2%। हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जोश से हमको वहां पहुंचना है, तो 2 बातें रहती है, या हम इन्वेस्टमेंट करें या ये इस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा दें। इस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देने से एक एडिशनल फायदा हो रहा है, क्योंकि इट इज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री। आप $100 यहाँ 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करें या इंडस्ट्री में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो 100 गुना ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसलिए हम वित्त मंत्री को कह रहे हैं कि आप यहाँ सुविधाएं ज्यादा देंगे तो आपकी 2 बातें होंगी, जीडीपी का ग्रोथ भी ज्यादा रहेगा और दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो इससे डबल फायदा हो रहा है। तो इसके जवाब में हम यही कह सकते हैं कि दिस इज अ डबल इंजन प्रपोजल where GDP growth is also there and employment also is getting reduced. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि only by investing in agriculture or in industry you cannot go to. आप चाइना की एग्जाम्पल देखिए, they were able to go through double-digit growth in GDP only when housing and infrastructure was at full speed. इसलिए हम हाउसिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। तो मैं 2 बातें और ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात है, एक, जहां सरकार को कोई रिलीफ देने की आवश्यकता नहीं है, वो है लोन टू वैल्यू। आप देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन उन्होंने किया है, उस एरिया में आपको लोन 90% तक दे सकते हैं और बाकी में 65% लोन है। तो हम चाहते हैं कि सब लोन की जो सेगमेंट है उसको 90% किया जाए, बिकॉज भाव बढ़ गए हैं, ब्याज ज्यादा हो गया है। जब तक आप लोन ज्यादा नहीं देंगे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो जा रही है। तो इसलिए लोन टू वैल्यू देंगे और लोग उसको रीपे करते हैं। एक हम आपको फिगर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, बैंक है, और वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स इंडिविजुअल्स को हिंदुस्तान में देती है, वो 15 साल या 20 साल के लोन है। आधा से ज्यादा रिटर्न, 50% से ज्यादा लोग 7 साल के अंदर रिटर्न कर लेते। इसलिए एनपीए होम लोन्स में 1% से भी कम है। इसलिए ऐसे काफी सुविधाएं हैं जहां सरकार को कोई ज्यादा बजट में कोई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बेनिफिट हम उन लोगों को दे सकते हैं। जो हम दूसरी बातें करते हैं वो डायरेक्टली ये हेल्प हो रहा है, जहां वित्त मंत्री को लगता है कि कुछ फर्क है, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा उसके कारण उनकी कलेक्शंस और बढ़ जाएंगे, और इन रियलिटी दैट रिलीफ विल एक्चुअली गिव मोर कलेक्शन टू द गवर्नमेंट एंड आल्सो गिव बेनिफिट टू द पीपल। जो रेंटल हाउसिंग की बात हो रही है, वो अब तक सरकार ने रेंटल हाउसिंग की सुविधाएं ज्यादा नहीं दी है। जैसे पटौदी जी साहब ने कहा कि ही मस्ट गिव फुल रिलीफ रिगार्डिंग दिस, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आज की तारीख में रेंटल में है वो है 30%। मेरे अंदाज से उसको एटलीस्ट 50% करना चाहिए, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउसिंग में है वो 2 to 3% है और कमर्शियल हाउसिंग में 7-8% है। इसलिए आप देखेंगे कि जो एफडीआई आ रही है वो कमर्शियल हाउसिंग में ज्यादा आ रही है, रेजिडेंशियल में नहीं आ रही है। ठीक है, तो रेंटल हाउसिंग का जिक्र पटौदिया साहब आपने भी किया, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, रेंटल हाउसिंग ऐसा सेक्टर है, रेजिडेंशियल रेंटल हाउसिंग में it will provide a major supply of housing to people who do not want to buy houses, plus
to the weaker sections of society. If we can get this exemption, there will be a big game changer for providing to the marginal class rental housing across the country, and we can attract FDI in this sector, which is still not coming. चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बजट पर बातचीत जारी रही। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बजट उम्मीदें प्रॉपर्टी और हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। चलिए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रेंटल हाउसिंग को लेकर जिक्र 2-3 बजट पहले हुआ, लेकिन उसमें कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अभी तक तो हमने आता हुआ देखा नहीं। पिछले 2 साल थोड़े अलग भी थे, इसलिए शायद वो चीज़ें वहीं स्टैग्नेंट रही होंगी। गुलाम जिया साहब, क्या जैसा हमारे दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये एक मेजर चीज़ है, शायद कोरोना काल की वजह से, लॉकडाउन और तमाम चीज़ों की वजह से वो चीज़ हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन अब वापस से वक्त दिखेगा जब इस पर फोकस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दरअसल हमारा मुल्क जिस दोराहे जिस मुकाम से गुजर रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब क्रिएशन, वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ लोगों के लिए जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने मकाम को छोड़ के दूसरे सिटीज में बहुत बढ़ रही हैं। तो आगे चलते हुए ये होगा जब हम टॉप 7-8 सिटीज के बदले 70-80 शहर जो हैं मुल्क के, वहां पर हम जॉब क्रिएशन की बात करेंगे, तो वहां पर लोगों का माइग्रेशन शुरू होगा। और इस माइग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए हाउसिंग सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब भी आप किसी दूसरे मकाम पर जाते हो, अगर आपको दुरुस्त हाउसिंग की सुविधा नहीं मिलती तो आपके लिए बड़ी कठिनाइयां हैं, आप शायद वहां जाकर काम करना पसंद ना करोगे। तो इसलिए जब मुल्क इस मकाम पर आ रहा है कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग हो, आत्मनिर्भर भारत की हो रही है बात, और सारे मुल्कों, सारे शहरों की बात हो रही है जहां पर आज हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है कि ये जो टेम्पररी हाउसिंग, जिसे हम रेंटल हाउसिंग कहते हैं, उस पर फोकस बढ़ाया जाए। और जो पैनलिस्ट बाकी लोगों ने, मेरे साथियों ने जो बातें की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा बहुत हाईलाइट किया जाना जरूरी है। पॉलिसी लेवल पर क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, ये जो इन्वेस्टर्स की बात की जा रही है, ब्रुकफील्ड और ब्लैकस्टोन जैसे, ये रेंटल हाउसिंग की भी स्कीम चलाते हैं ग्लोबली, लेकिन इंडिया में नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक सुविधाजनक माहौल अब तक तैयार नहीं हुआ। ये तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ से बात आ गई। दूसरी तरफ जो पटोडिया साहब ने भी बात की है, जो रेंटल इनकम है, यानी अगर समझ लें मैंने एक सेकेंड हाउस खरीदा है और उसको मैं रेंट पे देना चाह रहा हूं, आज क्योंकि रेंटल यील्ड, जो सालाना यील्ड है, मुश्किल से 1.5-2% है, तो मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा रीजन नहीं बनता कि उस मकान को मैं रेंट पर लगाऊं। मैं यही करता हूं कि मैं उसे बंद करके रखता हूं, जब मुझे जरूरत होगी, अब उसका भाव अच्छा मिलेगा तो मैं बेच दूंगा, वरना मकान बंद रहता है। तो ऐसे कई सारे मकानों को जो रेंटल हाउसिंग में आना चाहिए, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट इस बात पर भी गौर करे कि हम जैसे इंडिविजुअल्स के लिए जो इनकम टैक्स में बेनिफिट हो, रेंटल इनकम को अगर पूरी तरह से टैक्स एग्जम किया जाए। चलिए ठीक है, आप चाहते हैं कि ये मिड टू लोअर इनकम कैटेगरी के लिए ही सीमित हो, तो ठीक है, आप वो भी सीलिंग कर लें। आई थिंक हिरंदानी साहब 20 लाख की बात कर रहे थे और पटोडिया साहब ने शायद 5 लाख की बात, जो भी सही मकाम लगता है वहां पर लाना जरूरी है, क्योंकि रेंटल हाउसिंग आज एक बर्निंग रिक्वायरमेंट बन गई है। और जहां हम खड़े हैं, मुल्क जहां खड़ा है, रेंटल हाउसिंग पर जब तक फोकस ना किया जाएगा, हाउसिंग एज सच विल रिमेन अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे रेंटल हाउसिंग पे जो बात हुई थी वो इस बार आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। पटोदिया साहब, एक क्विकली मैं आप दोनों से इस पे एक रिमार्क चाहूंगा। एलटीसीजी की बात हुई तो रियल एस्टेट का तो ठीक है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट में एलटीसीजी है, इस बार बहुत जिक्र हो रहा है कि क्या वो बढ़ सकता है, आशंकाएं हैं। तो इस सवाल को मैं ऐसे लेके जा रहा हूं कि जो हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में जो हाई एंड हाउसिंग थी वो भी खूब बिकी है, जो मार्केट पहले स्टेगनेंट था। और जो जानकार कहते हैं वो यही कि भाई बहुत सारे लोगों को गेन हुआ इक्विटी मार्केट में, वहां से काफी पैसा आया। लेकिन अगर ये परिवर्तन आता है तो क्या उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा लग्जरी हाउसिंग पर? विपिन जी, लग्जरी हाउसिंग खाली डायरेक्टली शेयर मार्केट इनकम या प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं। आफ्टर कोविड people have realized the need of larger space. The home had become the epicenter of your life. आपका work from home, entertainment, education, medical, shopping सब घर से हो रही थी. So there is an extra need of space. And people, since they have realized the need of a larger home, and people have decided that they want to live the quality of life after COVID. So I think that is the major psychological impact of triggering demand. Secondly, इंडिया में ये लग्जरी हाउसिंग मार्केट काफी स्टैग्नेंट था फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। लोगों का डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ा है, प्लस
इसको लेके अब इन्वेंट्री लेवल और लग्जरी हाउसिंग अवेलेबिलिटी ऑल अक्रॉस द कंट्री हैज कम डाउन ड्रास्टिकली. So that is why the whole thing has been boosted by demand. I would say the psychological and sentimental demand, not only because of income from the share market. I think that is only one part of it. ओके ओके, वैसे मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन निरंजन जी क्विक कमेंट इस पर कुछ? नहीं, मैं समझता हूँ कि काफी छोटी छोटी बातें हैं जो बजट में पहले रहा है, जैसे वो सबवेंशन स्कीम्स थे पहले, जहां इंसेंटिव जो जब अंडर कंस्ट्रक्शन में डेवलपर्स खुद ब्याज को अब्सॉर्ब करते थे, वो परमिटेड अभी नहीं करते हैं. रेडी रेकनर रेट के जो हम कम भाव में बेचना चाहते हैं, वहां भी एक 10% से ज्यादा हम कम देंगे तो भी हमें पेनल्टी और टैक्स करना है. सो देयर इज ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन अपवर्ड रिविजन ऑफ प्राइसेस, नॉट डाउनवर्ड रिविजन, जहां रेट कम भी हो रहे हैं. सो देयर आर सो मेनी स्मॉल इश्यूज व्हिच आर देयर इन द बजट दैट रिक्वायर्स टू बी डन. देखिए, इफ यू डू लॉस इन बिजनेस, you can set it off against other income, but loss in the case of rental housing you cannot set off against other income. तो ये छोटी मोटी बातें हैं, जो भी करेक्शन वो करते जाएंगे तो that will incentivize more for housing, rental housing, marketing, sales, incentive to buyers to do. उसमें काफी सुझाव, छोटी बातें होते हैं, वो भी परिवर्तन वो कर दे तो मेरे अंदाज से रियल एस्टेट को बढ़ावा दे सकते हैं. द ग्रोथ जो अगले साल हमारा 15% रहा है, वो 20% तक इस साल में कंपाउंडेड इंक्रीज हो सकता है, और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में बहुत फर्क पड़ सकता है. तो ये सब बातें जो हैं, हाउसिंग के ऊपर ज्यादा दौर देने की आवश्यकता है. हमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना हो, इंडिविजुअल को मदद करना हो, या कोई भी हिसाब से हमें देश को बढ़ोतरी और एम्प्लॉयमेंट और करना है, तो ये सब बातें हाउसिंग के ऊपर निर्भर है. ठीक है, चलिए, तो ये इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड है और उसके पीछे के लॉजिक और रीजन है कि क्या हम देख रहे हैं आगे चलते हुए. और ये डिमांड अब टीवी पे आप अभी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री लीडर्स पहले मुलाकात करते हैं, वित्त मंत्री जी भी लंबा मुलाकातों का दौर रखती है, उन तक पहुंच चुकी होती है. अब देखना ये होगा कि क्या इस बजट में इनमें से डिमांड्स कितनी फुलफिल होती हुई दिखती है, कितनी परिवर्तित होती हुई दिखती है, फिर उसका जो एक इम्पैक्ट एनालाइजेशन जिसकी बात कर रहे थे गुलाम दिया साहब, वो भी आगे हम करेंगे जरूर से. तो अब इंतजार रहेगा बजट का. बजट में क्या कुछ वित्त मंत्री जी बोलती हैं, फिर एक बार हमारे सभी मेहमानों के साथ हम बैठेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे दोबारा बजट के दिन पे कि भाई ये उन्होंने कहा, भाई इसका इम्पैक्ट आगे हम कैसा देखेंगे. फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया. नमस्कार.